Hello, dear students. Myself, S.K. Jain, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government RMD Girls PG College, Ambikapur, CBCS MSc केमिस्ट्री के सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने इससे पहले बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट में विटामिन B12 के बारे में डिस्कशन किया था। उसके आगे का जो टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है रोल ऑफ मेटल आयंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक एंड कॉपर। डिस्कशन के पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप, रोल ऑफ कैल्शियम, रोल ऑफ जिंक, रोल ऑफ कॉपर। इंट्रोडक्शन, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, उनके डिफरेंट फंक्शंस के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, एंजाइमेटिक फंक्शंस के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जिस ब्रांच में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसमें इनऑर्गेनिक ये जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या रोल है, किस तरीके से वो कार्य करते हैं, उससे संबंधित स्टडी। और इसमें विशेषकर ये जो मेटल आयंस हैं या एलिमेंट्स हैं ये हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में ही होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में उनका क्या प्रभाव है उस आधार पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही आवश्यक है, मतलब उसके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए। इन एब्सेंस लाइफ साइकिल इज इम्पॉसिबल, इनकी अनुपस्थिति से जीवन नहीं चल सकता है। ट्रेस एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एसेंशियल हैं लेकिन कम ही मात्रा में उनकी ज़रूरत पड़ती है, फिर भी वो आवश्यक हैं। उसमें से सबसे पहले फर्स्ट जो मोस्ट अबंडेंट ट्रेस एलिमेंट है वो आयरन है, फिर जिंक है, कॉपर है, Mn, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये सभी ट्रेस इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं। नॉन इसेंशियल जैसे एल्यूमिनियम है, बेरियम है, टीन है, स्ट्रोंशियम है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, और यदि होती भी है तो कोई दूसरे तत्व से भी इनके कार्यों की पूर्ति हो सकती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक नेचर के होते हैं, विशेषकर कैडमियम, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को के भी जो नेचुरल फंक्शनिंग होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और टॉक्सिक या पॉइजनियस प्रभाव रखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो सोडियम पोटेशियम है ये बहुत ही आवश्यक और इसेंशियल एलिमेंट के अंतर्गत आता है। सोडियम पोटेशियम दोनों ही एल्कली मेटल्स हैं और दोनों ही हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो सोडियम है ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और इसमें से सोडियम जो होता है वो मेन कैटायन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लड का, बाह्य कोशिकीय द्रव्य का, जबकि पोटेशियम जो है वो मेन कैटायन है इंट्रा सेल्यूलर फ्लड का। वैसे केमिकली दोनों एल्कली मेटल्स आयंस हैं और दोनों की जो केमिस्ट्री है वो लगभग सिमिलर है सोडियम पोटेशियम, लेकिन जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो दोनों का अलग है, क्योंकि सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लड का मेन कैटायन होता है, जबकि पोटेशियम इंट्रा सेल्यूलर फ्लड का मेन कैटायन है। दोनों ही हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का
बैलेंस है, फ्लड का बैलेंस है, उसको बना के रखते हैं। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ये लोग संतुलित रखते हैं। विशेषकर जो चार्ज है वो बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके कारण नेगेटिव चार्ज शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए ये सोडियम और पोटेशियम जो कैटायन है वो कार्य करते हैं। मेंटेन्स द ऑस्मेटिक प्रेशर कांस्टेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द वॉल। ये लोग प्रासरण दाब को बनाए रखते हैं, संतुलित बना के रखते हैं। और इसका महत्व इस बात में है कि प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय मेकिंग इट टर्जिड। मतलब ये जो कोशिकाएं हैं उसको इस तरीके से बना के रखते हैं कि वो फूली हुई अवस्था में रहें और बहुत ज़्यादा वो फूल के ना तो फट भी ना जाए और बहुत ज़्यादा सिकुड़ भी ना जाए। तो इस तरीके से ये कोशिकाओं को बना के रखते हैं। मेंटेन्स द सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स, हेल्प एंड सेंड नर्व इम्पल्सेस। नर्व की जो सेंसिटिविटी है उसको ये संतुलित रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। मांसपेशियों में जो सिकुड़न या संकुचन है उस प्रक्रिया को बना के रखते हैं। मेंटेन्स द नॉर्मल एसिड बेस इक्विलिब्रियम, नॉर्मल एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। जो पोटेशियम है वो राइबोसोम के बायोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स जैसे पायरुवेट, काइनेज भी मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए उसको भी पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है। सोडियम पोटेशियम पंप एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जिसके द्वारा एक्चुअल में जो सोडियम होता है वो हम लोगों ने देखा कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लड का मेन कैटायन है, जबकि पोटेशियम जो है वो इंट्रा सेल्युलर फ्लड का मेन कैटायन है। तो इसलिए जो सोडियम आयंस हैं उसको अंदर से बाहर भेजा जाता है, पोटेशियम आयंस को बाहर से अंदर भेजा जाता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसको सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी है वो एटीपी के विघटन से प्राप्त होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो विघटन होता है तो वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। जब ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बना इसका मतलब है कि एक फॉस्फेट रिलीज हुआ प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जनरली 1 मोल एटीपी का जब विघटन होता है तो 7.3 किलो कैलोरी मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी सोर्स है, इसलिए हम लोग एटीपी को कोशिका का एनर्जी सोर्स भी के रूप में जानते हैं। फाउंड्स इन मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड केमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन। इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नर्व सेल मेम्ब्रेन्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सोडियम इनसाइड अ सेल और पोटेशियम जो है वो बाहर आता है, आउटसाइड अ सेल। सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स पंप सोडियम आयंस आउट ऑफ सेल, सोडियम को बाहर करते हैं और पोटेशियम आयन को अंदर लेती है। ये डायग्राम है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लड और नीचे में दिखाया गया है कि एटीपी का जब विघटन होता है हाइड्रोलाइसिस होता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी प्लस P1 मतलब फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कि वह 3 सोडियम आयंस को, यहाँ पे संख्या देख रहे हैं हम 1 2 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजती है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लाती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हम लोग जानते हैं कि विशेषकर जो हमारी हड्डी है, हमारे दांत हैं,
सभी में कैल्शियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कंसंट्रेट आउटसाइड द सेल्स इन द बॉडी फ्लूइड, कैल्शियम भी एक इसेंशियल एलिमेंट है और ये भी उसी तरीके से जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो पोटेशियम आयन है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का मेन कैटायन है, जबकि सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का। उसी तरीके से जो कैल्शियम है वो आउटसाइड द सेल, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड मतलब सोडियम की भांति होता है। 99% कैल्शियम फाउंड इन बोन्स एज फास्फेट, एज इन टीथ एज CaF2। 99% जो कैल्शियम है वो हड्डियों में फास्फेट के रूप में पाया जाता है और जो या दांतों में पाया जाता है CaF2 के रूप में। हड्डियों और दांतों में यह फास्फेट के रूप में पाया जाता है जिसे हम एपेटाइट कहते हैं, जिसका फार्मूला Ca3PO4 होल ट्वाइस होता है। और दांतों के एनिमल में, दांतों की जो परत होती है एनिमल में, यह फ्लोर एपेटाइट के रूप में होता है 3Ca3PO4 3CaF2 के रूप में। फॉर्म सॉलिड स्केलेटन मटेरियल्स, हड्डियों में और जो ठोस जो भी ढांचा है स्केलेटन का उसको बनाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम जो है वो ब्लड कोऑगुलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया में बहुत सहायक है। इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल एक्साइटमेंट ऑफ हार्ट मसल्स एवं नर्व्स, हार्ट मसल्स और नर्व्स के नॉर्मल एक्साइटमेंट के लिए आवश्यक है। इनिशिएट द कंसंट्रेशन ऑफ मसल्स एंड रिलीजिंग द हार्मोन्स एंड नर्व सिग्नल्स। एक्सेस ऑफ कैल्शियम फॉर्म स्टोन्स, यदि कैल्शियम की मात्रा अब अधिक हो गई तो भी यह हमारे लिए नुकसानदायक है और स्टोन या पत्थरी का रूप ले लेता है और उसको दूर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, इसके अलावा हार्ट बीट के भी स्टॉप कर सकता है। हम लोग EDTA का यूज करते हैं जो कि एक लिगेंड है और पॉलीडेंटेड लिगेंड है। और EDTA जो है वो कैल्शियम जब एक मेटल आयन है, हम जानते हैं कि जब लिगेंड किसी मेटल आयन से मिलता है तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कैल्शियम 2+ EDTA कॉम्प्लेक्स के रूप में या फिर शरीर से बाहर निकलता है। जिंक का बायोलॉजिकल रोल, जिंक एक इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। सेकेंड मोस्ट, मतलब फर्स्ट में आयरन आता है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस मेटल जिंक है और इसके बाद जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस मेटल है उसके आगे हम स्टडी करेंगे वो कॉपर है। डेली रिक्वायरमेंट देखिए बहुत ही कम इसकी है, 3 से 14 मिलीग्राम, लेकिन यह पूरी बॉडी के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है उसके लिए जिंक हम जानते हैं बहुत ही आवश्यक है, विशेषकर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, चाइल्डहुड के ड्यूरेशन में, एडोलेसेंस के ड्यूरेशन में। सामान्य शरीर की वृद्धि के लिए जिंक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रोथ को रेगुलेट करता है, जैसे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है और वाउंड हीलिंग में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मोर देन 200 एंजाइम्स की कैटालाइटिक एक्टिविटी में यूज होता है और इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स लाइक एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्कली फास्फोजेंस, कार्बोनिक एनहाइड्राइज, इस तरह के जो बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम्स हैं उनका बहुत अनिवार्य कंपोनेंट है जिंक और हेल्प नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत ही सहायक है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर भी एक इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है और थर्ड मोस्ट एबंडेंट ट्रेस मेटल है ये, मतलब फर्स्ट आयरन, सेकंड जिंक और थर्ड जो मोस्ट एबंडेंट ट्रेस मेटल है वो कॉपर है। ये भी बहुत सारे एंजाइम्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसका डेली रिक्वायरमेंट
2.5 mg, हमने उसमें देखा था कि 3 to 14 mg जिंक का और इसका 2.5 mg। नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वेसल, स्किन, बोन्स एंड जॉइंट्स, इनके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए बहुत आवश्यक है। टुगेदर विथ आयरन इट इनेबल्स द बॉडी टू फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो बनने की प्रक्रिया है उसमें यह आयरन के साथ मिलकर के सहायक है। नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन एंड फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड और मेलेनिन पिगमेंट के सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। कैन एक्ट बोथ एज एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोऑक्सीडेंट दोनों के रूप में कॉपर कार्य कर सकता है। तो इसके अलावा कॉपर जो है हीमोसाइनिन, जिस तरीके से एक हीमोग्लोबिन होता है उसी तरीके से हीमोसाइनिन एक कॉपर युक्त प्रोटीन है जैसे हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोसाइनिन जो है इनवर्टिब्रेट्स के ब्लड में पाया जाता है तथा यह भी हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो ये डिफरेंट जो मेटल आयंस हैं उनके बायोलॉजिकल रोल एंड इम्पोर्टेंस से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।